हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट। टॉपिक चल रहा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी कौन कौन सी टेक्निक्स है, ठीक है। तो उन टेक्निक्स के अंदर सबसे पहले टेक्निक्स थे आपके कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसको अच्छे से समझना कि मैंने एक चीज़ पहले बता देता हूं कि ये कहलाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक होता है आपका कंपैरेटिव P&L। एक होगी बैलेंस शीट, एक होगा P&L। तो दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ सिर्फ पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और इसके बाद करेंगे हम लोग कंपैरेटिव P&L। मीनिंग क्लियर हो गया कि हम लोग कहाँ क्या पढ़ने वाले। अब एक चीज़ ऐसे समझना, यहाँ मैंने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक है। उस फॉर्मेट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट बना। अब एक चीज बता देता हूँ, याद रखना, कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को जोड़ वाक्य आता है ना, तो ये मान लो आपको ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट आता है। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा होगा। बस आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ जोड़ बाकी करना है। कैसे करना है मैं सिखाऊंगा। यहाँ पहले आप लोगों को फॉर्मेट समझा देता हूँ, फिर इसी में हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करते हैं, कैसे रीड करते हैं वो देखो। हम लोगों को फॉर्मेट के अंदर दो चीजें दे रखी है, एक आपका लायबिलिटी साइड, एक है आपका एसेट साइड। तो देखो, पहले जो टाइप चलता था बैलेंस शीट का वो था हॉरिजॉन्टल टाइप। अब आ गया कंपनी एक्ट 2013 के अंदर वर्टिकल टाइप। तो ये वर्टिकल टाइप होता है। लेकिन याद रखना, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था एनालिसिस। उस एनालिसिस की जो टाइप्स है उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये आपका जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पार्ट है। इतना समझ में आ गया। अब ये समझना कि ये हम लोग क्यों करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि जो डिटेल है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट के अंदर दिखा सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि इससे जल्दी से डिसीजन लिया जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट जिसको आप लोग बोल रहे हो वो तैयार करते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। देखो, ये है आपकी लायबिलिटी साइड और ये है आपकी एसेट साइड। देखो, यहाँ आएगा आपका लायबिलिटी साइड का टोटल और यहाँ आएगा एसेट साइड का टोटल। देखो, ये जो लायबिलिटी साइड है वहां हम लोगों ने हेडिंग डाल दी है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अब शेयर होल्डर्स फंड में भी शेयर कैपिटल हो गई। तो दो टाइप की शेयर कैपिटल होती है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो दोनों हो गई। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ नाम लिखे हैं, उनके अंदर आइटम क्या है उनको अगर समझना है तो उनके लिए हम लोग एक अलग से चैप्टर करेंगे जिसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तो हम लोगों को सीखना है बस कि ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैलकुलेट कैसे होती है। तो ये पूरे आइटम्स है, उनको समझ लो। देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज जो लायबिलिटीज करंट नहीं है, मतलब जिनका पेमेंट 12 महीने के बाद होना है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। फिर है करंट लायबिलिटीज, जिनका पेमेंट 12 महीनों के अंदर होना है, वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो आई होप जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पोर्शन है वो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल लगा देंगे। तो ये कौन सी साइड का टोटल हो जाएगा, लायबिलिटी साइड का। फिर यहाँ एसेट्स, तो एसेट्स को दो पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में भी कौन कौन से आ गई, फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। भाई फिक्स एसेट्स भी दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा करंट एसेट्स वह एसेट्स होती है जो 12 महीने के अंदर क्या होगी, कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो आपकी क्या है, करंट एसेट्स। तो हम लोगों ने कुछ नाम लिख रखे हैं करंट एसेट्स के, बाकी लिख रखा है अदर करंट एसेट्स। मतलब जो भी करंट एसेट्स दे रखी है हम लोगों ने, जो रेशियो एनालिसिस का पोर्शन है वहां से आप लोग ये चीज देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करते हैं। देखो, याद रखना, जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, बात किसकी हो रही है अभी, सिर्फ बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको क्या बोला है, जो आप लोगों को दे रखा है कुछ नहीं करना बोल रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ जोड़वा की आना चाहिए, बाकी मैं सिखा दूंगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो देखो, यहां जो कॉलम है, देखो एक चीज बता देता हूं, हो सकता है हर बुक में अपना अलग अलग तरीका हो इसको कैलकुलेट करने का, लेकिन हम लोग रियल में है क्या उन चीजों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वगैरह बना लेते हैं। तो ज्यादातर बुक में कईयों में 5 कॉलम दे रखे हैं, कईयों में 6 कॉलम दे रखे हैं। ये आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, बस हेडिंग और जो कैलकुलेट करना है वो सेम होना चाहिए, बाकी आप इनको नंबर दो, नंबरिंग दो मत दो, वो आपके हिसाब से है। तो देखो, ये हमारा पर्टिकुलर का हो गया। इसके बाद आता है नोट नंबर। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, जैसे शेयर कैपिटल आ गया, तो शेयर कैपिटल
दो टाइप के मैंने बताया, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इनका पूरा सार हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं नोट टू अकाउंट में दिखाते हैं, तो यहाँ डाल देते हैं नोट नंबर 1, मतलब वहां जाके देख सकते हैं। तो ये कहलाता है नोट नंबर का कॉलम, जिसमें हम लोग सिर्फ नोट नंबर पॉइंट करते हैं। फिर आता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कॉलम। देखो व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज करंट ईयर, अब समझना इसको अच्छे से। देखो करंट ईयर को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, समझना क्या होता है प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये इनकम टैक्स की टर्मिनोलॉजी है, क्या बताती है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, जो आपका चल रहा है अभी, या जिसको आप लोग करंट ईयर बोल रहे हो। अगर अभी की बात करूं तो अभी आपका करंट ईयर कौन सा होता है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है हमारा, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो अभी का फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 2020 और 2021। तो मैं बोल सकता हूं कि जो करंट ईयर है वो कौन सा हो गया आपका, 2020 और 2021। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा करंट ईयर है वो कौन सा है, 2020 और 2021। अब प्रीवियस ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर से जस्ट पहले वाला साल कौन सा है आपका, प्रीवियस ईयर। मीनिंग क्लियर हो गया, फाइनेंशियल ईयर से जस्ट पहले वाला साल कौन सा भाई, 2020 और 21। तो वहां क्या होगा, 19 और 20। भाई ये खत्म होगा तभी तो ये स्टार्ट होगा, तो ये इसका प्रीवियस हो गया। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज करंट ईयर। इसके बाद आता है आपका एब्सोल्यूट चेंज। देखो किताबों में अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट करना दिखा रखे हैं, लेकिन आप लोग जो है वो फोकस करना कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। यहां सिर्फ चेंज को दिखाया जाता है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हुआ वो हम लोग कहां दिखाते हैं, एब्सोल्यूट चेंज के अंदर। तो किताबों में हो सकता है यहां ये ब्रैकेट वाला प्रॉब्लम हो, ठीक है, कहीं में 4-3 होगा, कईयों में 3-4 होगा, तो वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग तो यहां देखेंगे कि रियल में वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो वो देखो, याद रखना ये कैसे कैलकुलेट होगा। वो देखो ये आपका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, ये क्या है, करंट ईयर। तो याद रखना, जैसे मैंने लिखा 10,000, ये बढ़ के कितना हो गया, 20,000। ये था 20,000, ये था 10,000। अब समझ में आएगा ये चीज आप लोगों को। एब्सोल्यूट चेंज, एक चीज बताओ, जो पहले 10,000 रुपए की थी वो 20,000 रुपए की हो गई, तो क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, ऑब्वियस इंक्रीज। कितने का इंक्रीज, 10,000 रुपए का। तो इसमें चाहे वो कॉलम का रूल काम करता हो या नहीं करता हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोगों को ये देखना है कि रियल में चेंज कितना हुआ है। ये तो यार मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जोड़ बाकी जिसको आता है ना, वो मैं ये पूरा जो चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, वो पूरा ऐसे कैसे अंगुलियों पे सिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। फिर है देखो 20,000 और 10,000। यार पहले जो चीज 20,000 रुपए की थी अब 10,000 की हो गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ये लो 10,000। तो याद रखना यहां जो माइनस की जो संख्या आएगी, यहां जो माइनस की वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। मीनिंग क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला जो कॉलम होगा वो होगा परसेंटेज चेंज। अब इसको समझना कि परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वहां मैंने लिख तो रखा है कि जो 5वां कॉलम है, ठीक है, उसमें तीसरे कॉलम का डिवाइड लगा दो इंटू 100, तभी आपकी परसेंटेज आती है। लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं समझना है, समझना ऐसे है इस फॉर्मूले को कि जो एब्सोल्यूट चेंज है वो कितना हुआ है। जैसे मान लो यहां कितने का चेंजेस हुआ है, 10,000 का। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो देखो फॉर्मूला क्या हुआ, एब्सोल्यूट चेंज और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कितना है, 10,000 रुपए। तो यहां आप क्या लोगे, प्रीवियस ईयर इंटू 100। ये तो फॉर्मूला हो गया। कैलकुलेट कैसे होगा वो देखो, एब्सोल्यूट चेंज कितने का हुआ है, 10,000 का, और प्रीवियस ईयर में कितना है, 10,000 इंटू 100। तो क्या कोई चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ। निकल गया कि कितना चेंज हुआ है उस वैल्यू के अंदर। तो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैंने आपको बता दिया है वैसे तो कैसे कैलकुलेट होगा। जितने भी क्वेश्चन है आप इसके थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। एक चीज और बता देता हूं कि शायद किसी का कमेंट आया हुआ है
कि जो सर फिक्टिशियस एसेट्स वो क्या होती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या है, समझ लेना। फिक्टिशियस एसेट्स वह एसेट्स होती है जो कि क्या होती है, रियल में नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं। एसेट्स मतलब फर्जी एसेट्स, ये समझाने के लिए, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब फर्जी एसेट्स। फर्जी एसेट्स का मतलब क्या हुआ कि भाई जो है ही नहीं लेकिन हम लोग फिर भी उसको दिखा रहे हैं, वो हो गई फिक्टिशियस एसेट्स। अब एसेट साइड में क्यों दिखाते हैं उसका रीजन है, देखो समझो कि ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो काफी लंबे समय के लिए किए जाते हैं लेकिन दिखाई कुछ नहीं देते। कैसे समझना इस चीज का, इनको हम लोग क्या करते हैं, हर साल P&L से चार्ज कर देते हैं और P&L से चार्ज करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है उसको हम लोग एसेट्स के अंदर दिखा देते हैं। हर साल इनको राइट ऑफ करना पड़ता है P&L से। अब बता देता हूं कौन कौन से फिक्टिशियस एसेट्स है आपकी, वो देखो। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इसके अलावा जो लॉस है डिबेंचर इश्यू करने का वो हो गया। तो ये हमारे सब क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। जो मीनिंग है फिक्टिशियस एसेट्स का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। यार एक चीज फोकस करना, बस ज्यादा कुछ फोकस नहीं करना, वो कैसा भी हो, ठीक है। हम लोगों को सिर्फ ये आना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे हो रहा है, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस मैं आप लोगों को वही सिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला है, जिंदगी में इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी के अलावा कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी होगी। सबसे पहले ही आप लोग जैसे क्वेश्चन में जाओ तो सबसे पहले आप लोगों को जो चेक करनी है वो ये, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है और करंट ईयर कौन सा होता है। सबसे पहले ही जाके, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रखते हैं ना वो यही रखते हैं। तो आप जैसे ही जाओ सबसे पहले ये देखो प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर कौन सा है। कई बार क्या होता है, यहाँ तो करंट ईयर दे देते हैं और यहाँ प्रीवियस ईयर दे देते हैं, तो उस प्रीवियस ईयर को उठा के इधर ले आओ और करंट ईयर को आगे ले जाओ। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों को निकालना क्या है, एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो देखो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें से करंट ईयर उसको लेस कर दो कि कितने का चेंजेस हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो कोई चीज 5 लाख की थी, 10 लाख आ गए, 5 लाख आ गए। कोई चीज 10 लाख की थी, 12 लाख की आ गई, कितने, 2 लाख पॉजिटिव चेंजेस हुआ है। पहले इतने की थी अब इतने की हो गई। पहले कोई चीज 25,000 की थी अब कितने की हो गई, 20,000 की, मतलब 5,000 कम हो गए। तो मैंने क्या बोला है, जो नेगेटिव वाली है उसको क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर दिखाओगे। यहां क्या है, 25,000 की चीज है 30,000 की हो गई, तो क्या इफेक्ट पड़ा, 5,000 प्लस में आ गए हम लोग। सही है, कुछ हुआ क्या यार, जोड़ बाकी है, कुछ नहीं करना, दिमाग ही नहीं लगाना आप लोगों को। 15,50,000 की कोई चीज है वो 22,50,000 रुपए की हो गई, तो डायरेक्ट कितना इंक्रीज हो गए, 7 लाख। यहां से भी निकाल सकते हो या यहां से भी टोटल करके निकाल सकते हो। देखो पॉजिटिव कितना है, 5 लाख और 2 लाख, 7 लाख। यहां माइनस का नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव क्या है 5,000, तो 5,000 से 5,000 तो यहां कट गया, बचा कितना, 7 लाख, तो 7 लाख। अरे यार जोड़ बाकी ही तो है, और क्या है, निकल गया एब्सोल्यूट चेंज। ऐसे ही इनका निकाल लो, 10 से 15 लाख कितना हो गया, 5 लाख। पॉजिटिव में आए हम लोग, पॉजिटिव में आ गए 2 लाख, कितने हो गए, 7 लाख। टोटल चेक कर लेना भाई, काम यही है कि टोटल सही होना चाहिए। क्वेश्चन में भी जाओ तो नीचे का टोटल चेक कर लेना, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई डाउट है, अरे यार डाउट कहां से होगा, जो क्लास का बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। इसके बाद देखो परसेंटेज चेंज, मैंने आपको क्या बोला था कि परसेंटेज चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखना। मैंने आपको क्या बोला था, परसेंटेज चेंज के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, जो चेंज हुआ है वो एब्सोल्यूट चेंज कितने का हुआ है, 5 लाख का, तो 5 लाख। फिर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये वाला, तो कितने का है, 5 लाख। एक चीज बताओ, कोई चीज 5 लाख की थी और 5 लाख और बढ़ गई तो क्या हुआ, काट दो। ठीक है। फिर है कोई चीज 10 की है, 12 की हो गई, 2 लाख का, तो लिख दो ऊपर 2 लाख का। पहले कितने की थी वो, 10 लाख की, लिख दो 10 लाख। ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो कितना परसेंट चेंज हुआ है, तो ये कितना आया, 20%। कोई डाउट है क्या यहां तक, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर है कोई चीज है आपकी 5,000 की चेंज हुई है, लेकिन कितने की है, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर 25,000 रुपए की वो चीज थी,
इंटू 100, 2 से 2 गए, 1 से 1 गया, ये आया 20%। लेकिन ये क्या है 20%? नेगेटिव वाला 20%। मीनिंग क्लियर हो गया? ठीक है। फिर है 25,000 से 30,000, कितने का चेंजेस आया? 5,000 का। 5,000 डिवाइडेड बाई 25,000, ठीक है, इंटू 100, 20%। आ गया समझ में? अब इसको भी कैसे कैलकुलेट करोगे? वही तो फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर भी। तो कितने का चेंजेज हुआ है? 7 लाख का, डिवाइडेड बाई ये 15,50,000 रुपए इंटू 100। तो देख लो कितने का चेंज। तो आपका जो चेंजेस हुआ है वो हुआ है लगभग 45.16% के आसपास। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो टोटल हम लोगों ने निकाला हो वो सही। अब हम लोग चलते हैं एसेट साइड की तरफ। तो देखो एसेट साइड में दे रखा है हम लोगों को, वही फॉर्मूला है, कैलकुलेट करके देख लो भाई। 5 लाख का चेंज हुआ है, ठीक है। प्रीवियस शेयर की वैल्यू क्या है? 10 लाख। ये लो 10 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका जो चेंजेज आएगा वो आएगा 50%, ठीक है। फिर ये वाला निकाल लो, तो यहाँ कितने का चेंजेस हुआ है? 2 लाख। कितने की वैल्यू है? 5,50,000 रुपए की, ठीक है, इंटू 100। तो निकालेगा लगभग 36.36% की। पहले ही चीज बता दी थी कि इसका टोटल हमारा सेम नहीं आएगा, बाकी इसका टोटल सेम आएगा। फिर लास्ट वाला निकालते हो तो लास्ट वाला कैसे निकलेगा? 7 लाख डिवाइडेड बाई 15,50,000 रुपए इंटू 100। तो कितना आया? 45.16%। क्यों भाई? इसका जितना आएगा उतना ही तो यहाँ आएगा। क्यों? एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों का जो टोटल होता है उसका इक्वल आना चाहिए, बैलेंस इक्वल होना चाहिए, और जो परसेंटेज चेंज हुआ है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आई होप जो मीनिंग है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि यार जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी के अलावा कुछ नहीं है। जोड़ बाकी अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग क्या जानते हो? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हम लोगों को कमेंट करके कंटिन्यूअसली मोटिवेट कर रहे हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।